dear kids, welcome back to my channel Colors of Mathematics. So we are up with another video and this is circles from class 9, and today we are going to discuss the exercise 10.1 and 10.2 of NCERT. So before we head on, I'd like to request कि आप सभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर फर्दर वीडियो अपडेट्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल. तो उसने बोला कि जो सेंटर है वो सर्कल के कहाँ लाई करता है. ऑब्वियसली जो वृत्त का केंद्र है वो वृत्त के अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर में लाई करता है. ठीक है. इसके बाद आपकी जो सेकंड पॉइंट है फिल इन द ब्लैंक्स की, वो कहती है कि अगर अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. अगर कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से इज़ ग्रेटर देन इट्स रेडियस, अगर वो पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक है लेकिन उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो कहाँ लाई करेगा वो पॉइंट. अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ ग्रेटर देन इट्स रेडियस. एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस के डिस्टेंस से भी ज़्यादा है, वो पॉइंट लाई करेगा सर्कल के कहाँ पर? सर्कल के ऑब्वियसली एक्सटीरियर पर यानी कि बहिर्भाग में. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. सबसे बड़ी कॉर्ड जो सर्कल की होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड मैंने ये पहले डिस्कस किया. सबसे बड़ी कॉर्ड इज़ द डायमीटर, जो कि सेंटर से जाती है. बाकी सारी कॉर्ड्स मेरी छोटी ही होंगी एंड डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है. द नेक्स्ट इज एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. इसका मीनिंग ये है कि एक आर्क जिसका एंड डायमीटर के एंड के बराबर होगा, जिसका एंड जो है डायमीटर के एंड से मिल रहा हो, उस आर्क को हम क्या बोलेंगे? उस आर्क को हम बोलेंगे क्या? उस आर्क को हम बोलेंगे सेमी सर्कल, क्योंकि ये मुझे अर्धवृत्त के जैसा लग रहा है. ओके. तो अर्धवृत्त बोलेंगे ऐसे आर्क को, ऐसे चाप को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये बोलता है कि अगर मैं कोई सेगमेंट बनाऊं, व्हाट इज सेगमेंट? दिस इज अ सेगमेंट. ठीक है. और जो सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन. सेगमेंट किसका रीजन है? ये सेगमेंट है मेरा पूरा का पूरा. तो वो रीजन किसके बीच में है? वो रीजन है एक कॉर्ड के बीच में और एक आर्क के बीच में. तो आर्क तो दिया है, हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्ड, दैट इज जीवा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स. लेट मी टेल यू, इट डिवाइड्स. सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जैसे कि इंटीरियर अंदर का, बाहर का एक्सटीरियर, और एक है कि उसके ऊपर भी आप पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो. तो मतलब कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, या फिर उसके ऊपर भी हो सकता है. तो इसी तरह से जो सर्कल है वो किसी भी प्लेन को, किसी भी तल को, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 पार्ट्स, 3 भागों में विभाजित करता है. अब नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रू और फॉल्स. गिव रीजंस फॉर योर आंसर कि ऐसा क्यों है. तो हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि विदर इट्स ट्रू और फॉल्स. विल ऑल्सो सी कि क्यों वो ट्रू है और क्यों वो फॉल्स है. लेट्स जस्ट स्टार्ट. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल. वो कह रहा है कोई एक लाइन सेगमेंट है. जैसे हमने पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. ठीक है. एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसने बोला एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर जैसे मान लिया ओ है, सेंटर से
एक लाइन सेगमेंट चली है और वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे जाके लग रही है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? वो ऑब्वियसली हमारा क्या है, वो हमारा रेडियस ही तो है। तो एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, वो लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे रेडियस। तो ये बात बिल्कुल ही ट्रू है, दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट है अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। क्या सर्कल के फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होते हैं? मतलब एक निश्चित कि इतने ही जीवा होंगी सिर्फ सर्कल की तो कितनी भी जीवाएँ हो सकती हैं ना। और ऊपर से अगर इक्वल की बात करूँ तो कितनी भी इक्वल जीवा हो सकती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर की जीवा है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की, ये भी 2 सेंटीमीटर की, मैं और भी 2 सेंटीमीटर की जीवा बना सकती हूँ। तो मैं कितनी भी बना सकती हूँ, लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है कि फाइनाइट नंबर ही इक्वल कॉर्ड्स हम बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट उसने बोला इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज़ अ मेजर आर्क। अगर मैं सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करूँ तो क्या हर एक 1 2 3 तो हर एक क्या मेजर आर्क होगी? हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है, जो कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि तीनों ही अगर 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो तीनों ही मेजर आर्क नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसने बोला कि कोई कॉर्ड है, कोई जीवा है, अगर वो रेडियस की ट्वाइस है, आपको पता होगा रेडियस ऑब्वियसली 2r होता है, डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, ठीक है। तो उसने बोला एक ऐसी कॉर्ड, एक ऐसी जीवा, डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है जो कि रेडियस का ट्वाइस है, रेडियस का ऑब्वियसली रेडियस की ट्वाइस होती है, तो वो डायमीटर होगी। बिल्कुल सही, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस ही होता है। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक कि डायमीटर है AB और वो रेडियस की ट्वाइस होती है। तो वो बोल रही है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर एक डायमीटर है और वो रेडियस का ट्वाइस है, अगर एक कॉर्ड है वो रेडियस का ट्वाइस है तो वो डायमीटर है। बिल्कुल अगर एक कॉर्ड है और वो रेडियस का ट्वाइस है तो उसे हम डायमीटर ही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वो बोलता है सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर तो मेरा ये रहता है, सेक्टर होता क्या है? सेक्टर इज़ दिस इज़ कॉल्ड अ सेक्टर। या तो ये पोर्शन या ये वाला रिमेनिंग हुआ। तो क्या सेक्टर रीजन है बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेक्टर जो होता है वो आर्क और रेडियस के बीच में, जो रेडियस है इसके बीच का रीजन होता है। तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। बिल्कुल सही बात है, सर्कल एक प्लेन फिगर ही है। सर्कल एक वाकई में समतल आकृति है जो कि एक प्लेन पे बन जाती है। तो दिस इज़ ट्रू। नाउ आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का है। वो कहता है रिकॉल कि 2 सर्कल्स अगर सर्वांगसम हैं और उनकी रेडियाई सेम है, उनके रेडियस सेम है, तो अगर उनके कॉर्ड्स इक्वल हैं उन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये वही थ्योरम है जो पहले बताई हुई है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पे, अगर AB और CD इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे। ये तो हमें पता ही है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने लिया ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ठीक है। हमें पता है कि AO इज़ इक्वल टू OD है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस ही हैं सेम सर्कल के, ठीक है। और मेरा OB इक्वल्स OC है, ये भी रेडियस है तो ये भी बराबर होगा। हम कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर दिखा पाएंगे। तो देखते हैं, AB और CD भी मेरा इक्वल है, ये तो मुझे गिवन ही है कि कॉर्ड्स जो हैं वो दोनों के दोनों जीवा बराबर हैं। तो हमने देखा कि SSS सर्वांग समता यूज़ करके, कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करके हमने ट्रायंगल AOB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल COD के, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो इसका हर एंगल और हर साइड एक दूसरे के बराबर होगी। तो इसी वजह से ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा बाय CP/CT।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उसका हर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके हर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इक्वल कॉर्ड्स जो हैं सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड करते हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि हमें ए बी और सी डी गिवन है, बस बात यह है कि हमें यहाँ जो गिवन है इस बार उसी चीज़ का उल्टा है। वो कह रहा है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स। गिवन इसकी जो सेंटर पे एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। इसमें इस बार गिवन है कि अगर मैंने जैसे फिगर बना लेते हैं हम, ये सेंटर है मेरा, उसने इस बार दिया कि इफ़ एंगल्स आर इक्वल एट द सेंटर, अगर एंगल्स सेंटर पे इक्वल हैं, गिवन ये है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि मेरा ए बी इक्वल सी डी है, ठीक है। तो इस बार उसी चीज़ का उल्टा है और अब हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ये होगा कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी मेरा ए ओ बराबर ओ डी होगा, दीज आर द रेडियस, ठीक है। फिर एंगल 1 मुझे एंगल 2 के बराबर, ये मुझे बात दी ही हुई है, ठीक है। और मेरा बी ओ बराबर होगा सी ओ के, ये भी रेडियस है, बी ओ मेरा सी ओ के बराबर होगा, बी ओ सी ओ के बराबर है। सो बाय, ये मेरा साइड हो गई, ये एंगल और ये साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी मैंने ट्रायंगल ए ओ बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है। सो बाय सी पी सी टी, जब ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी हर साइड ए बी इक्वल्स सी डी हो गई मेरी, और ए बी और सी डी मेरे कॉर्ड्स हैं। तो अगर एंगल्स बीच के इक्वल हैं तो ऑब्वियसली कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। सो ये हमारी प्रूव हो चुकी है थ्योरम कि अगर एंगल्स इक्वल हैं एट द सेंटर तो जो उससे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगी जिसने उसे सबटेंड किया है, जिसने उसे बनाया है, वो भी इक्वल होगी।